चलिए शुरुआत करते हैं। खसरा क्या है, खतौनी क्या है, जमाबंदी, फर्द क्या है, सभी को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको समझने के लिए मिलेगा। जी हाँ, यदि आपकी लेखपाल की कोई परीक्षा है, उत्तर प्रदेश संबंधित कोई एग्जाम है, तो आपको पता होना चाहिए आखिर फसली वर्ष क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है, खसरा खतौनी क्या होता है, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। किसान बही क्या है और पड़ताल क्या होती है लेखपाल की, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। मगर पहले खसरा क्या है और खतौनी में क्या अंतर है, एक एक पॉइंट को समझ के चलते हैं। तो देखिए, खसरा और खतौनी में क्या अंतर है। पहले खसरा जान लेते हैं, आखिर खसरा होता क्या है। खसरा, ठीक है, तो ध्यान रखिए, कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज को, एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज को खसरा कहा जाता है। भूमि का मालिकाना हक, फसल का विवरण दर्ज होता है और काम करने वाले कृषक, उगने वाली फसल, सिंचाई के साधन सभी दर्ज होते हैं आपके खसरे में। यदि बात करें तो हर साल इसका नवीनीकरण होता है। जी हाँ, हर साल नवीनीकरण किया जाता है खसरे का। आखिर खसरे में क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझ कर चलते हैं। साल में लेखपाल द्वारा 3 बार खेत का दौरा करना होता है, ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। 21 कॉलम होते हैं आपके खसरे में, मगर अब कंप्यूटरीकृत जो खसरा है उसमें 40 कॉलम होते हैं। कंप्यूटरीकृत जो आपका खसरा है उसमें कितने कॉलम होते हैं, 40 कॉलम होते हैं। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का, किसी भी जो है खेत का ये जो है खसरा कैसे निकाल लें, खसरा होता क्या है, क्या क्या जो है उसमें प्रावधान होते हैं, कानूनी दस्तावेज होता है खसरा। देखिए, ये जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, ये किसी खेत का नक्शा है, ठीक है। एक कपड़ा होता है और उसी कपड़े पर ऐसा आपको नक्शा प्रतीत होता है जिसे सजरा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सजरा। आपने यहाँ पर कुछ प्लॉट नंबर या खेत नंबर दिखाई दे रहे होंगे। मान लीजिए जैसा ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 135 जो नंबर है, ये खसरा नंबर है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, इस 135 नंबर में आखिरकार क्या क्या आपको मिलेगा। तो खसरे की यदि बात करें, खसरे में गांव का नाम होगा, परगना मतलब तहसील का नाम होगा, परगना तहसील का नाम होगा, जिले का नाम होगा और खसरे में ही फसली वर्ष मेंशन होगा, फसली वर्ष लिखा होगा। जी हाँ, खसरे में फसली वर्ष लिखा होगा। अब फसली वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। खसरा संख्या क्या है, कितने क्षेत्रफल, कितना उस खेत का क्षेत्रफल है, और खतौनी की खाता संख्या, खतौनी की खाता संख्या लिखा होगा। कृषक जो है उसका नाम लिखा होगा, खेती करने वाले का नाम लिखा होगा। कौन सी फसल बोई गई है, खरीफ की फसल कितना बोई गई है उस खेत में, रबी की फसल कितनी बोई गई है और जायद की फसल कितनी बोई गई है, सभी मेंशन होगी आपके खसरे में, सभी का सभी मेंशन होगा खसरे में। तो ध्यान रखिए, ये जो है डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फसल संबंधी ब्यौरा आखिर आपको कहाँ मिलेगा, फसल संबंधी ब्यौरा कहाँ मिलेगा, खतौनी में या खसरे में या जमाबंदी में या आपका बही जो होती है, किसान बही जो होती है। तो फसल संबंधी ब्यौरा आपको खसरे में ही मिलता है। फसल संबंधी ब्यौरा की खरीफ के क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई गई है, मान लिया धान बोई गया है, कितने क्षेत्रफल पर बोया गया है, वो आपको मिलेगा खसरे में। तो सबसे मेन जो पॉइंट है खसरे का समझने के लिए कि फसल संबंधी ब्यौरा, फसल संबंधी ब्यौरा आपको खसरे में नजर आएगा। रबी में कौन सी फसल बोई गई है, गेहूं बोया गया है, आलू बोए गए हैं, कितने क्षेत्रफल पर बोया गया है, ठीक है। देखिए, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो खसरे में पूरा क्षेत्रफल होगा, ठीक है। मान लिया ये जो खसरा संख्या है, ये एरिया है, कोई भी एरिया है, तो उस क्षेत्रफल में जो है कितना खरीफ की फसल बोई गई है, कितना जो है क्षेत्रफल पर, कितना क्षेत्रफल पर रबी की फसल जो है बोई गई है और कितने क्षेत्रफल पर जायद की फसल बोई गई है, ठीक है। ये जो है आपको खसरे में मिलेगा। और सिंचित क्षेत्रफल, असंचित क्षेत्रफल, जी हाँ, सिंचाई की साधन से की गई है, सिंचाई के साधन भी जो है आपको खसरे में ही मेंशन होते हैं। सिंचाई ट्यूबवेल से की गई है, सिंचाई कुएं के माध्यम से की गई है या सिंचाई नहरों के माध्यम से की गई है। ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि सिंचाई के साधन कहाँ मेंशन होते हैं, कहाँ इनका विवरण दिया होता है। तो खसरे में इनका विवरण दिया होता है कि सिंचित क्षेत्रफल कितना है आपके खेत का।
सिंचित क्षेत्रफल कितना है, ट्यूबवेल से सिंचाई की गई है, कुएं से सिंचाई की गई है या नहरों से सिंचाई की गई है, ये भी मेंशन होता है आपके खसरे में। असिंचित क्षेत्रफल का मतलब है कि खेत का जो खसरा है, आपका खसरा नंबर है, उसका कोई हिस्सा ऐसा तो नहीं है जहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न हो। मतलब खेत का कुछ एरिया ऐसा होता है जो वर्षा पर ही निर्भर रहता है। अब तक भी कोई जो है, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सिंचाई के सभी साधन उपलब्ध नहीं है। मान लिया कोई ट्यूबवेल उपलब्ध नहीं है, कोई कुआं का स्रोत उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो नहर का पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कुछ एरिया, कुछ क्षेत्रफल ऐसा होता है जो असिंचित जो है क्षेत्रफल कहलाता है, जो वर्षा पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? वर्षा पर। तो वो एरिया भी आपके खसरे में लिखना होता है कि कितना एरिया असिंचित क्षेत्रफल का है। देखिए ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो प्रत्येक खेत के पूरे एरिया पर कितने वृक्ष खड़े हैं, जी हाँ, वृक्ष कितने हैं, ठीक है, किस प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं, वृक्ष कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, ये ब्यौरा भी आपको खसरे में मिलता है। ये ब्यौरा भी आपको कहाँ मिलता है? खसरे में। तो खसरे की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर जो है सभी प्रकार की फसलों का ब्यौरा होता है, खरीफ की फसलों का, रबी की फसलों का, जायद की फसलों का ब्यौरा होता है। सिंचाई के साधन, आपके खेत की सिंचाई किसके माध्यम से की जा रही है? ट्यूबवेल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, नहरों के माध्यम से। और आपका कितना क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल असिंचित है, और किस क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष खड़े हैं, वो सब जो है आपके खसरे में मेंशन होता है, खसरे में दिया होता है। मगर इस खसरे की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमने समझनी है वो है फसली वर्ष। खसरे पर आपके फसली वर्ष लिखा होता है, फसली वर्ष लिखा होता है। जैसे ये पुराना खसरा आपको दिखाई दे रहा है, अब तो कंप्यूटरीकृत खसरे जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं, मगर मूलतः जो ये खसरे इस्तेमाल में लाए जाते थे जिनमें 21 कॉलम होते थे। जिनमें कितने कॉलम होते थे? 21। देखिए 21 तो कॉलम होते थे, मगर कुछ खसरों में 22 भी कॉलम कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। मगर मूलतः कितने कॉलम थे? मूलतः कितने कॉलम थे? तो आप कहोगे कि मूलतः 21 ही कॉलम थे। मूलतः कितने कॉलम थे? 21 ही कॉलम थे, मगर कंप्यूटरीकृत में 46 कॉलम भी कहीं कहीं आपको दिखाई देते हैं। मूलतः 21 कॉलम है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये आपके खसरे में फसली वर्ष क्या है? फसली वर्ष क्या है? जैसे आपने यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा पुराना खसरा है, तो यहां फसली जो वर्ष लिखा है 1420 लिखा है, 1420। ये आपके कैराना तहसील का एक खसरा है। कैराना तहसील, कैराना तहसील वो तहसील है जहां सबसे पहले चकबंदी योजना भी शुरू हुई थी। तो 1420 1420 फसली वर्ष क्या है? फसली वर्ष कैसे निकालते हैं? तो लेखपाल बनने के लिए यदि आपको फसली वर्ष निकालना ही नहीं आए तो लेखपाल बनना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि लेखपाल के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है फसली वर्ष निकालना। आखिर फसली वर्ष निकालना कैसे जाता है? तो देखिए फसली वर्ष निकालने के लिए जो आपके खसरे पर मेंशन है वो क्या है। देखिए फसली वर्ष किसे कहते हैं, आखिरकार कैसे निकाला जाता है फसली वर्ष? तो फसली वर्ष को कृषि वर्ष भी कहा जाता है। फसली वर्ष को कृषि वर्ष भी कहा जाता है, जो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक रहता है। 1 जुलाई से 30 जून तक आपका फसली वर्ष कहलाता है, कृषि वर्ष कहलाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी उसके बारे में पढ़ेंगे, मगर इस फसली वर्ष को, इस कृषि वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी 2 हिस्से में विभाजित किया गया है। इसका जो पहला भाग है वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रहता है, और फसली वर्ष का दूसरा भाग 1 जनवरी से 30 जून तक रहता है। 1 जनवरी से 30 जून तक। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझने के लिए। फसली वर्ष का जो पहला भाग है वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और जो दूसरा है वो 1 जनवरी से 30 जून तक रहता है। अकबर के शासनकाल में इस फसली वर्ष की शुरुआत की गई थी, जिसे उस समय हिजरी वर्ष नाम दिया गया था। अकबर के शासनकाल में ही फसली वर्ष क्या है, कृषि वर्ष क्या है, कैसे उसमें फसलें बोई जाती हैं, एक फसली वर्ष में कौन सी फसल बोई गई है, रबी की फसल बोई गई है, खरीफ की फसल बोई गई है। तो अकबर के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी फसली वर्ष की, जिसे हिजरी वर्ष भी कहा गया था। उस समय 1555 ईस्वी जो है 963 फसली वर्ष के समतुल्य माना गया था।
मतलब कि 1555 ईस्वी को 963 फसली वर्ष के समतुल्य माना गया था। अब यहां से केवल इतना समझना है कि अकबर के शासनकाल में फसली वर्ष की शुरुआत हुई थी। अब फसली वर्ष निकालते कैसे हैं, बस यहां पर आप ध्यान दीजिए। फसली वर्ष आखिर निकालते कैसे हैं? देखिए, जो पहला जो पीरियड है फसली वर्ष का 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, तो पहला जो पीरियड है 1 जुलाई से 31 दिसंबर। मान लिया 2022 में जब आप जुलाई महीने में जाओगे, और वहां पर आपको फसली वर्ष निकालना होगा, तो 2022 में से 592 आपको माइनस करना होगा, 592। कितना माइनस करना होगा? 592। अब जो शेष बचा वो बचा 1430। बड़े ध्यान समझिए फसली वर्ष निकालते कैसे हैं। अब मान लिया आप जो है 1 जनवरी से 30 जून तक हो, दूसरे पीरियड में 1 जनवरी से 30 जून तक हो, तब दूसरे पीरियड में आपको 593 माइनस करना पड़ेगा। दूसरे पीरियड में आपको 593 माइनस करना पड़ेगा फसली वर्ष निकालने के लिए। तो यदि 593 माइनस करेंगे तो 1429 आएगा, 1429 आएगा। बस आपने इतना ध्यान रखना है, यदि हम फसली वर्ष निकालते हैं तो एक बार हम जो पहला पीरियड है उसमें जो करंट का ईयर है, कोई भी जो करंट का ईयर चला आ रहा है, एक बार उसमें 592 माइनस करते हैं, और जो दूसरा पीरियड है उसमें 593 माइनस करते हैं वर्तमान के ईस्वी से, तो आपका फसली वर्ष निकल जाता है, जिसे कृषि वर्ष कहा जाता है, फसली वर्ष निकल जाता है। यह आपके खतौनी पर भी मेंशन होता है, आपके खसरा पर भी मेंशन होता है, और जमाबंदी पर भी मेंशन होता है। ठीक है, तो फसली वर्ष ध्यान रखिए पुराना है तो 1420 आपका लिखा हुआ है, 1420 लिखा हुआ है फसली वर्ष। ठीक है, तो खसरे के बारे में आपने पढ़ा, एक कानूनी दस्तावेज है खसरा। ठीक है, और आइए चल पढ़ते हैं खतौनी क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। खतौनी क्या है? देखिए, वार्षिक रजिस्टर है, वार्षिक रजिस्टर। इसको खतौनी को जो राजस्व की परिभाषा में धारा 33 में वर्णित किया गया है, खतौनी को धारा 33 में राजस्व में जो कानून है, राजस्व कानून, उसमें धारा 33 में इसे वार्षिक रजिस्टर के नाम से जाना गया है। खतौनी को किस नाम जाना गया है? वार्षिक रजिस्टर। ब्रिटिश शासन के समय खतौनी और खेवट, खतौनी का प्रचलन था और खेवट का प्रचलन था। ठीक है, और खतौनी का में जो है जमींदारी कृषक जो है उसके बारे में लिखा होता था, जो जमींदारी सिस्टम है वो खेवट में वर्णित था। तो वार्षिक रजिस्टर कहा गया है, धारा 33 में वर्णित है। खसरा का प्रयोग करके एक परिवार जमीनों की सूची तैयार की जाती है, वह खतौनी कहलाती है। जी हाँ, खसरे का इस्तेमाल करके एक परिवार के सदस्यों की सारी सूची तैयार कर ली जाती है। आखिर इस जो है हिस्से पर किसका जो है मालिकाना हक है, किसका मालिकाना हक है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य हैं, किसका कितना मालिकाना हक है, सब चीज जो है खसरे की आवश्यकता पड़ती है खतौनी के लिए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 6 साल में एक बार तैयार की जाती है खतौनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 साल में एक बार तैयार की जाती है, 13 कॉलम होते हैं। ठीक है, ये तो जो आपने खतौनी दिखाई दे रही है कंप्यूटरीकृत है, मगर जो मूलतः खतौनी होती है, मूलतः जो पहले मैनुअल तैयार की जाती थी उसमें 13 कॉलम होते थे। उसमें कितने कॉलम होते थे? 13, जबकि 21 कॉलम आपका खसरे में होते हैं। खसरे में ज्यादा कॉलम होते हैं क्योंकि उसमें फसल का विवरण भी होता है। रबी की फसल कब बोई जानी है, खरीफ की फसल कब बोई जानी है, कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष लगे हैं, और कितना क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल है, कितना असिंचित क्षेत्रफल है। तो खसरे में ज्यादा कॉलम होते हैं, जबकि खतौनी में कम कॉलम होते हैं। अब खतौनी में किस किस का विवरण आपको मिलेगा, थोड़ा देखिए यहाँ पर भी फसली वर्ष लिखा होता है, और एक जो है खतौनी में अकाउंट नंबर दिया होता है, जिसे खाता नंबर बोलते हैं। अकाउंट नंबर या खाता नंबर ये 5 अंकों का होता है, 5 अंकों का होता है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि खतौनी में जो खाता संख्या होता है वो कितने अंकों का होता है, वो 5 अंकों का होता है। ठीक है, कृषक जो है उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, इस खसरे में कितने जो हैं वहां पर, मतलब कि कितने कृषकों के नाम जमीन है, जैसे एक मतलब कि परिवार में 4 भाई हैं, 4 सदस्य हैं, तो किस खसरे कौन सा हिस्सा जो है किस भाई का है, तो वो सारा एक खतौनी में आपका मेंशन होता है।
ठीक है, एक खतौनी में मेंशन होता है। जमीन पर जो है केवल इतना ही दिया होता है खतौनी में कि वो हिस्सा किसके नाम पर है, वो हिस्सा किसके नाम पर है। क्या ये जमीन पर कोई लोन भी लिया गया है तो वो भी आपका खतौनी में मेंशन होता है, वो भी आपका खतौनी में मेंशन होता है। खतौनी से केवल इतना ही प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई जो है खरीफ फसल ज्यादा अच्छा विवरण, बड़ा विवरण नहीं दिया जाता, वो खसरे में दिया जाता है। तो ये वार्षिक रजिस्टर है, धारा 33 में वर्णित है, और इसका प्रयोग करके पूरे परिवार की जमीनों की सूची तैयार की जाती है। ये आपने ध्यान रखना है, जमीनों की सूची तैयार की जाती है। एक खाता संख्या दिया होता है जो कितने अंकों का होता है, 5 अंकों का होता है। जनपद का विवरण होता है, तहसील का विवरण होता है, परगना का जो है विवरण होता है, और जो जिस गांव का है उसका सारा विवरण होता है। और ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि खतौनी का जो है कितने साल में तैयार की जाती है, तो 6 साल में एक बार तैयार की जाती है। 13 कॉलम होते हैं, 13 कॉलम होते हैं। मगर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जमाबंदी फर्द क्या होता है, जमाबंदी है, फर्द है, और ROR, ठीक है, वो क्या होता है उसको भी समझते हैं। रिवेन्यू ऑफ राइट्स वो क्या होता है, फर्द क्या है, जमाबंदी क्या है। तो मालिक का ब्यौरा, देखिए जमाबंदी क्या होता है, जमाबंदी क्या है और खसरा खतौनी में क्या अंतर है, ठीक है। तो मालिक का ब्यौरा है, खसरा नंबर है, कितना क्षेत्रफल है आपके जो है प्लॉट का, आपकी जमीन का, आपने वो जो है जो खेत है वो कहीं गिरवी तो नहीं रखा है, आपने कहीं लीज पर तो नहीं दिया है, मतलब कहीं भाड़े पर तो नहीं दिया है, या थर्ड पार्टी का कोई क्लेम तो नहीं है। तो वो सारा विवरण जमाबंदी में होता है। जमाबंदी एक विस्तृत दस्तावेज कहिए आप, विस्तृत दस्तावेज है, उसमें आपको मालिकाने हक का ब्यौरा सब कुछ मिलेगा, खसरा नंबर मिलेगा, ठीक है, गिरवी पर तो नहीं है, लीज पर तो नहीं है, खरीद बिक्री का ब्यौरा सब कुछ आपको जमाबंदी पर मिलेगा। इस जमीन पर जो है कितना टैक्स दिया गया है, सब ब्यौरा आपको मिलेगा जमाबंदी पर। देखिए जमाबंदी और फर्द क्या होता है, एक जमीन का विस्तृत ब्यौरा होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जबकि खेवट, देखिए खेवट क्या होता है, ब्रिटिश शासन के समय जमींदार का रजिस्टर खेवट कहलाता था। ब्रिटिश शासन के समय जो जमींदारी का रजिस्टर था, पहले जमींदारी सिस्टम था, ठीक है, पहले क्या था, जमींदारी सिस्टम, मतलब कि जो किसान थे उन पर कर वसूलने का अधिकार जमींदार को था, और जमींदार कर वसूल कर किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। किसको देते थे, अंग्रेज। देखिए अंग्रेज डायरेक्ट कर नहीं वसूलते थे, दीवानी नहीं वसूलते थे, किसानों पर से टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेजों ने जमींदार को गांव में तैनात कर रखा था, और जमींदार से भी बड़ा था जागीरदार। देखिए अंग्रेजी शासन कैसा शासन था, किसानों से कर भी लेना था, मगर बीच में जमींदारों के माध्यम से कर लेना था, तो जमींदारी सिस्टम था। अब जमींदारों के पास जो रजिस्टर होता था जिसमें कर का संपूर्ण विवरण होता था, कितना किसानों से कर लिया गया है, किस भूमि से, तो वो रजिस्टर खेवट कहलाता था। वो रजिस्टर क्या कहलाता था, खेवट। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि खेवट क्या था, तो ब्रिटिश शासन के समय जमींदार के पास जो रजिस्टर होता था उसे ही खेवट कहते थे, उसे क्या कहते थे, खेवट। मगर जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में समाप्त कर दिया गया। ये प्रश्न आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि खेवट को कब समाप्त कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, ये आपने सन भी ध्यान रखना है इस कानून का, 1950 में ये समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो जमींदारी के हमने अपने पढ़ा जमाबंदी के बारे में। अब पड़ताल के बारे में पढ़ते हैं, आखिर पड़ताल क्या होती है। लेखपाल किसी खेत को जो है कितनी बार जो है उसका निरीक्षण करता है, तो लेखपाल जो है जिसे सान बोगरू कहा जाता है या पटवारी कहा जाता है। देखिए लेखपाल को पहले पटवारी कहा जाता था, पटवारी कहा जाता था, और आपने पढ़ा भी होगा कि शेरशाह सूरी के काल में ही ये पटवारी शब्द मतलब कि ये पटवारी पद बना था शेरशाह सूरी के काल में। उसके बाद में जो है इसके को सान बोगरू भी कहा गया, और चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी शब्द को हटाकर इसे ही लेखपाल नाम दिया गया। इसे ही क्या नाम दिया गया, लेखपाल। तो लेखपाल जो है खेत का 3 बार निरीक्षण करता है फसली वर्ष में, एक साल में 3 बार निरीक्षण करना होता है लेखपाल ने, ठीक है। और उस निरीक्षण को ही क्या कहा जाता है, पड़ताल कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
तो लेखपाल के 3 बार निरीक्षण को क्या कहा जाता है? पड़ताल कहा जाता है। ये जो है प्रथम पड़ताल, द्वितीय पड़ताल, तृतीय पड़ताल। पड़ताल भी 3 भागों में विभाजित होती है, ठीक है। जैसे खरीफ पड़ताल, खरीफ पड़ताल ये 10 अगस्त से शुरू होती है, जो निरीक्षण होता है लेखपाल का। रबी की पड़ताल जब गेहूं की फसल बोई जाती है तो 1 जनवरी से जायद जो खीरा, ककड़ी वगैरह जो है, ये जो फसल है, तो इनकी जो पड़ताल होती है वो 1 मई से होती है, ठीक है। आप कहोगे कि अब ये कैसे ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि द्वितीय पड़ताल का समय बताइए, तृतीय पड़ताल का समय बताइए, प्रथम पड़ताल का समय बताइए। जो खेती से जुड़ा हुआ है वो तो ध्यान रख लेगा, क्योंकि जैसे मान लिया रबी की पड़ताल है, अब गेहूं कितना क्षेत्रफल पर बोए हैं, ठीक है, गेहूं कितना क्षेत्रफल पर बोए हैं, ठीक है। तो गेहूं बुआई के बाद देखिए, जो गेहूं बोने के जो महीने हैं, मान लिया नवंबर दिसंबर में रबी की फसल जो है किसान ने बोई, ठीक है। उसके बाद में बोने के बाद ही तो पड़ताल करेंगे ना लेखपाल, कितने क्षेत्रफल पर वो फसल बोई है। जब फसल थोड़ी बहुत खड़ी हो जाती है तब जो है लेखपाल पड़ताल के लिए निकलते हैं रबी के लिए, कि हाँ भाई चलो किसानों ने नवंबर दिसंबर माह में आपने जो है ये गेहूं की फसल उन्हें बोई होगी, अब देखते हैं कितने क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई है। तो 1 जनवरी से रबी की पड़ताल का निरीक्षण होगा, 1 जनवरी से रबी की पड़ताल का निरीक्षण होगा। ऐसे ही खरीफ की फसल है, ऐसे ही क्या है, खरीफ की फसल है। मान लिया, देख लिया कि भैया जुलाई के माह में बरसात के मौसम में धान की फसल जो है लगा दी गई किसानों के द्वारा। अब जब जुलाई में जो है फसल लगा दी गई या अगस्त माह में कुछ फसल लगा दी गई, तब अगस्त के कुछ दिन निकलने के बाद देखा जाएगा लेखपाल के द्वारा कि हाँ भाई वो धान का जो है कितने क्षेत्रफल पर लगाया गया है। तो 10 अगस्त से खरीफ पड़ताल शुरू होगी, 10 अगस्त से कौन सी पड़ताल शुरू होगी? खरीफ पड़ताल शुरू होगी। ऐसे ही मई के माह में जब इनका समय होता है ये खीरा, ककड़ी वगैरह, तो ये मई के माह में जायद पड़ताल होती है। 1 मई से देखते हैं कि हाँ भाई कितने एरिया पर जो है, कितने क्षेत्रफल पर ये जायद फसल बोई है, तो लेखपाल की वही पड़ताल जायद पड़ताल कहलाती है। लेखपाल की वही पड़ताल क्या कहलाती है? जायद पड़ताल कहलाती है, ठीक है। तो इनका समय आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब ये दिनचर्या क्या है जो लेखपाल ने पड़ताल की, लेखपाल ने जो भी पड़ताल की, तो वो भी लेखपाल द्वारा नोट किया जाता है, क्योंकि कानूनगो को और तहसीलदार को जो है यदि निरीक्षण होता है तो सब कुछ दिखाना पड़ता है लेखपाल को। तो जो दिनचर्या लेखपाल की, जो दिनचर्या में जो उसने पड़ताल की है, उसे जो नोट करना होता है तो बही में, डायरी में नोट करना होता है, उसे क्या कहा जाता है? बही या डायरी। ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का विवरण होता है, दिन प्रतिदिन के कार्यों का विवरण होता है। आपने क्या कार्य किए हैं तहसील में, उनका भी विवरण होता है। जो पड़ताल की है, किस क्षेत्र में आपने पड़ताल की है, तो वो सारा विवरण होता है डायरी में, उसे कहते हैं डायरी या उसे कहते हैं बही। तो लेखपाल के कर्तव्य, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लेखपाल के कर्तव्यों का विवरण होता है बही या डायरी में। तो ये ब्यौरा जो है ये 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का ब्यौरा है। किसान बही अलग है, जो ये डायरी है इसमें 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का ब्यौरा है। देखिए 10 अगस्त को शुरुआत हुई थी, खेत में जाने की पड़ताल हुई थी, मगर उससे पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। मगर 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का समय होता है इस डायरी में, ठीक है। किसान बही क्या है? ये लेखपाल द्वारा तैयार की गई है, जो किसानों को खेती की जानकारी देगी। एक पुस्तक के समान है। आप भी कहीं पर घर पर अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि क्या लेखपाल के द्वारा आपको भी कोई किसान बही दी गई है? तो एक बहुत पुरानी निकलेगी आपके पास, बिल्कुल होगी, सभी किसानों के पास होती है किसान बही। तो उत्तर प्रदेश में भी होती है, मतलब कि किताब संबंधित होती है। जैसे एक किताब होती है तो वो हर जिले में हर किसान को दी जाती है, शुल्क केवल 10 रुपये लिया जाता है, और लेखपाल द्वारा एक किसान बही की किताब तैयार की जाती है। उसमें किसान का कितना क्षेत्रफल है, कितना हेक्टेयर में क्षेत्रफल है, क्या उसकी फसलें हैं, कौन सी रबी की फसल है, क्या है, वो जो है जो किसान बही होती है, एक पुस्तक होती है,
वो किसान के पास होती है, कितना उसका क्षेत्रफल है, ये किसान बही है। तो किसान बही कई बार पूछ लेता है कि किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ये लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है। मगर ये स्पेशल किसके लिए होती है, तो ये कृषक के लिए होती है, जिसमें खेती की सब जानकारी दी होती है, किसान की खेती की जानकारी इसमें दी होती है। अब यदि आपसे परीक्षा में पूछ ले कि गांव रजिस्टर किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो गांव रजिस्टर ये लेखपाल के द्वारा तैयार नहीं किया जाता, ये कलेक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। 5 वर्ष के अंतराल पर गांव का एक रजिस्टर भी तैयार होता है, जो कलेक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, जिलाधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो उम्मीद है आपने खसरा खतौनी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेखपाल का जो भी कोर्स है प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिलेगी, तो सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि सभी जो है पद्धतियां क्या हैं, ग्रामीण परिवेश की सारी क्लासेस को अच्छी तरीके से देखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।